दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसे सर्वाइवर्स की है जो परमाणु युद्ध के बाद रेडिएशन से बचने में कामयाब हो जाते हैं। इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया और शहर तबाह हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये सभी इस दुनिया में खुद को कैसे ढालते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसा शहर दिखाया जाता है जो पूरी तरह तबाह हो चुका है। कई साल पहले फैले रेडिएशन ने इस दुनिया से इंसानों को लगभग खत्म कर दिया है। इसी उजड़ी हुई दुनिया में सिर्फ एक लड़की जिंदा बची है जिसका नाम ऐना है। ऐना एक फार्म हाउस में अकेले रहती है और अपनी जिंदगी किसी तरह चला रही है। इस वीरान दुनिया में उसका बस एक ही सहारा है, उसका वफादार कुत्ता जो हर वक्त उसके साथ रहता है। हर कुछ दिनों में ऐना पुराने उजड़े हुए शहर जाती है ताकि जरूरी सामान इकट्ठा कर सके। वो पूरा शरीर ढककर निकलती है और ऑक्सीजन टैंक साथ रखती है क्योंकि शहर की हवा अब जहर बन चुकी है। अच्छी बात यह है कि उसके फार्म वाली घाटी की हवा अब भी साफ है। सफर लंबा और थकाने वाला होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये करना जरूरी है। वापस लौटकर वो खुद को अच्छे से धोती है ताकि उसके शरीर पर रेडिएशन का जरा सा भी असर न रहे। रात को उसका कुत्ता उसी के बिस्तर में सोता है क्योंकि इस अकेली दुनिया में वही उसका इकलौता सहारा है। उसके ज्यादातर दिन एक जैसे ही गुजरते हैं। फार्म के जानवरों की देखभाल करना, टूटी बाड़ ठीक करना और जंगल में लगाए गए ट्रैप्स चेक करना उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। एक दिन रास्ते में उसे एक छोड़ी हुई गाड़ी दिखती है। वो हैरान होकर उसके पास जाती है। तभी उसका कुत्ता किसी खतरे को महसूस करता है। दोनों जल्दी से घास में छिप जाते हैं। तभी वो देखती है कि एक आदमी रेडिएशन सूट पहनकर आता है, गाड़ी से अपना सामान उठाता है और आगे बढ़ जाता है। ऐना को यकीन ही नहीं होता कि कोई और भी जिंदा है। धीरे धीरे उसका पीछा करती है। वो आदमी एक डिवाइस से हवा चेक करता है और जैसे ही उसे लगता है कि इलाका सुरक्षित है, वो राहत की सांस लेकर अपना हेलमेट उतार देता है। फिर वो खुशी से चिल्लाता है जैसे बरसों बाद उसे जिंदगी फिर से मिल गई हो। वो सूट उतारकर पास के झरने में नहाने चला जाता है। तभी ऐना बाहर निकलकर उसे रोकने दौड़ती है, लेकिन उसके हाथ में बंदूक देखकर वो आदमी घबरा जाता है। वो भी अपनी बंदूक तान देता है और गुस्से में फायर कर देता है। चिल्लाकर पूछता है, बाकी लोग कहाँ हैं? ऐना डरते हुए दोनों हाथ ऊपर कर देती है और बस इतना कहती है, ये पानी जहरीला है। ये सुनते ही वो चौंक जाता है। वो घबराकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और वही डिवाइस निकालकर पानी की जांच करता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वो सच में रेडिएशन से भरे पानी में नहा चुका है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे उल्टियां होने लगती हैं। वो किसी तरह भागकर अपनी दवा का इंजेक्शन निकालता है। कांपते हुए वो ऐना की तरफ बढ़ता है और गिड़गिड़ाकर कहता है, प्लीज मुझे इंजेक्शन लगा दो। उसकी हालत और चीखें देखकर ऐना सतर्क हो जाती है, थोड़ी डर भी जाती है। तभी वो आदमी अपनी बंदूक जमीन पर फेंक देता है और कसम खाकर कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऐना उसकी हालत देखती है और ज्यादा सोचे बिना उसे इंजेक्शन लगा देती है। फिर वो उसे अपने घर चलने का ऑफर देती है। रास्ते में वो आदमी खुद को ढकते हुए कहता है, मुझे ये दवा हर दिन लेनी होगी और अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जला देना। घर पहुंचकर ऐना साफ पानी से उसका पूरा शरीर धोती है ताकि रेडिएशन उसकी बॉडी से पूरी तरह हट जाए। उसके बाद वो उसे लगभग घसीटते हुए बिस्तर तक ले जाती है क्योंकि अब वो चलने की हालत में नहीं होता। अगली सुबह ऐना वापस उसका सामान लेने जाती है। वहां उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिनमें वो आदमी एक औरत के साथ नजर आता है। दिन गुजरने लगते हैं। ऐना उसकी देखभाल करती रहती है, रोज उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करती है, ठीक से खाना खिलाती है और टाइम पर दवाइयाँ देती है। रात को जब उसका शरीर बुखार से कांपता है और बिस्तर हिलने लगता है तो ऐना की नींद अपने आप खुल जाती है। कभी कभी तो ऐना पूरी रात उसके माथे पर गीला कपड़ा रखे बैठी रहती है। एक बार थककर वो वहीं उसके पास सो जाती है। सुबह आंख खुलते ही उसके मन में बस एक ही बात होती है, बस ये ठीक हो जाए। वो पास की छोटी सी चैपल में जाती है और ऑर्गन बजाती है, जैसे भगवान से दुआ कर रही हो कि उसकी प्रार्थना सुन ली जाए। कुछ हफ्तों बाद जॉन धीरे धीरे सही होने लगता है। अब वो बिस्तर से उठ पाता है, लेकिन चलने में उसे ऐना का सहारा लेना पड़ता है। चलते हुए ऐना उसे बताती है, पापा कहते थे कि ये घाटी हमें बचाएगी, इसलिए हम यहीं रुके। फिर वो बताती है कि एक दिन उसका पूरा परिवार कहीं चला गया, शायद बाकी लोगों को ढूंढने, और फिर कभी लौट कर नहीं आया। जॉन ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जब पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है तो ये घाटी कैसे सुरक्षित रह गई। ये सवाल उसे परेशान करता है, लेकिन ऐना उसकी बातों को एक हल्की सी मुस्कान और उसे गले लगाकर टाल देती है। अगली सुबह जॉन देखता है कि ऐना खेतों में काम कर रही है। वो लाइब्रेरी में जाकर खेती के पुराने तरीके पढ़ने लगता है। बाद में वो ऐना के पास आता है। अभी वो मदद करने की हालत में नहीं है, लेकिन उसे कुछ सुझाव देता है।
एना बताती है कि ट्रैक्टर में तेल नहीं है और पानी के पंप भी काम नहीं कर रहे क्योंकि बिजली नहीं है। जॉन समझाता है कि कुछ पंप हाथ से भी चलाए जा सकते हैं। वो उसे कुछ सजेशन देता है। ये सुनते ही एना दौड़कर पुराने पेट्रोल स्टेशन जाती है। पहली बार तेल मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखती है। दूर से जॉन उसे अपनी बंदूक के स्कोप से देखता है ताकि उसके आसपास कोई खतरा आए तो उसे शूट कर सके। उस रात डिनर पर एना खाना खाने से पहले प्रार्थना करती है। जॉन उसे चुपचाप देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, जब सब कुछ खत्म हुआ तब मैं सरकार के एक बंकर में था। मैं वहां एक रिसर्चर की तरह काम कर रहा था। वो बताता है कि उसने बंकर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां घुटन महसूस होने लगी थी और शायद वो असली जिंदगी की तलाश में बाहर निकल आया था। बात तस्वीरों तक पहुंचती है। एना पूछती है, वो तुम्हारी पत्नी थी? जॉन बस इतना कहता है, नहीं, वो मेरी बीवी नहीं थी। रात को सोने का वक्त आता है। एना पहली बार अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देती है। वो मन ही मन में चाहती है कि जॉन उसके पास आ जाए। जॉन उसे देखता है लेकिन कुछ कहे बिना अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन एना तालाब में मछली पकड़ने जाती है और थोड़ी देर तैर भी लेती है। जॉन किनारे खड़ा होकर उसे देखता रहता है और कई बार दोनों की नजरें मिल जाती हैं। वापस आकर दोनों साथ मिलकर मछली पकड़ते हैं। एना बताती है कि ये तालाब उसी जमीन के नीचे से आता है जहां से उनका कुआं भरता है। सर्दियों में ये तालाब जम जाता है और पिछली सर्दियां कितनी मुश्किल थी ये भी बताती है। उसी वक्त उसका जनरेटर खराब हो गया था। जॉन जनरेटर चेक करता है और समझ जाता है कि इंजन पूरी तरह जल चुका है। एना खुद को दोष देती है और कहती है, शायद मैंने ही गड़बड़ कर दी होगी, लेकिन जॉन उसे रोकता है, नहीं, ये बहुत पुराना था, टूटना तो तय था। तभी एना हंसते हुए स्कूल के प्रोजेक्ट्स की बात करती है, जैसे आलू से बिजली बनाना। ये सुनकर जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। दोनों झरने के पास जाते हैं। उसका बहाव देखकर जॉन कहता है, यहाँ वाटर व्हील बन सकता है, इससे जनरेटर चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी लकड़ी चाहिए। और जॉन चैपल तोड़ने की बात करता है। ये सुनते ही एना पीछे हट जाती है। वो बताती है कि ये चैपल उसके पापा ने बनाया था और वो हर संडे यही लेक्चर देते थे। उसे पूरा यकीन है कि घाटी इसलिए बची है क्योंकि चैपल ने इसे सुरक्षित रखा। जॉन समझाने की कोशिश करता है, शायद तुम्हारे पापा या भगवान ने इसे हमें फिर से सब कुछ शुरू करने के लिए छोड़ा हो, लेकिन एना मानने को तैयार नहीं होती। उस रात कुत्ता दरवाजे पर लगातार भौंकता रहता है। अगली सुबह एना रोज की तरह अपने कामों में लग जाती है, जानवरों की देखभाल, ट्रैप्स चेक करना वगैरह। उधर जॉन पुरानी मशीनों की मरम्मत में लगा रहता है। फिर वो सड़क के पास वाले पुराने मार्केट में कुछ जरूरी सामान लेने चला जाता है। जब एना वहां पहुंचती है तो देखती है कि जॉन पूरी तरह नशे में धुत है और नशे की हालत में ही वो एना पर चिल्ला भी देता है। एना समझ जाती है कि अभी उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो जॉन को उसके बिस्तर तक ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में जॉन उसे दीवार की तरफ धक्का देते हुए कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं मेरे काम खुद कर सकता हूँ। डरी हुई एना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जॉन फार्म से अंडे लेने जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। वो रात के अपने बर्ताव के लिए एना से माफी मांगता है। कुछ दिन बाद एना फिर से चैपल जाती है और ऑर्गन बजाने लगती है। तभी उसे लगता है कि कोई दूर से उसे देख रहा है। वो बाहर निकलकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है शायद जॉन होगा। वो फार्म में लौटकर उससे कहती है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। जॉन कहता है, मैं तो वहां गया ही नहीं। शाम होते होते माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। दोनों मिलकर एक सादा लेकिन खूबसूरत डिनर बनाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों डांस भी करते हैं और उसी बहाव में एक किस हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो पल गहराने लगता है, जॉन खुद को पीछे खींच लेता है। वो धीरे से कहता है, डिनर के लिए शुक्रिया, और बिना कुछ और बोले अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ मिनट बाद जॉन एना के कमरे के पास आकर रुकता है। एना उसे देखती है। बिना कुछ कहे वो जॉन के सामने अपनी ड्रेस उतार देती है, जैसे वो जॉन को अपने करीब आने को कह रही हो। जॉन तुरंत रुक जाता है और कहता है, रुको प्लीज। वो उसे फिर से कपड़े पहनने को कहता है। एना का चेहरा उतर जाता है। उसे लगता है शायद उसने कुछ गलत कर दिया। तभी जॉन उसे प्यार से समझाता है कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन अगर हम अभी कुछ कर बैठे तो सब बदल जाएगा। अगली सुबह एना खुद पहल करती है और कहती है, अगर तुम्हें जनरेटर बनाना है तो चैपल की लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जॉन साफ मना कर देता है। वो जानता है कि चैपल एना के लिए क्या मायने रखता है और वो उसे दोबारा दुख नहीं देना चाहता। कुछ दिनों बाद एना जंगल में अपने ट्रैप्स चेक कर रही होती है।
तभी उसका कुत्ता अचानक तेजी से पहाड़ी की तरफ भागने लगता है। ऐना घबराकर उसके पीछे दौड़ती है। ऊपर पहुंचकर वो एक अजनबी आदमी को देखती है। उसका नाम केलब होता है। केलब दोनों हाथ ऊपर उठाकर जल्दी से कहता है, डरो मत, मैं बस पानी मांगने आया हूँ। ऐना उसे फार्म तक ले आती है। जैसे ही जॉन उसे देखता है तो वो बंदूक उठाने ही वाला होता है, लेकिन ऐना बीच में आकर उसे रोक लेती है। जॉन बिना वक्त गवाए रेडिएशन चेक करने वाला डिवाइस केलब पर लगाता है। केलब मान लेता है कि वही अंडे चुरा रहा था। उसको डर था कि वे लोग उसे देख न ले, इसलिए वो छिप गया था। वो बताता है कि वो पहले एक खदान में काम करता था। हादसे के वक्त वो जमीन के नीचे था, इसलिए बच गया। उसके बाकी साथी ऊपर गए थे, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। अब वो साउथ की तरफ जा रहा है और बस एक रात रुकने की इजाजत चाहता है। डिवाइस हल्का सा रेडिएशन पकड़ता है। केलब बताता है कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है और उल्टियां भी हो चुकी हैं। थोड़ी सोच के बाद जॉन मान जाता है कि केलब कुछ दिन यहीं रह सकता है ताकि ठीक हो जाए। कैलेब बाहर टेंट लगाने लगता है, लेकिन ऐना उसे अंदर रुकने के लिए कहती है। लंच के वक्त कैलेब ऐना के साथ प्रार्थना करता है और खुद पर हंसते हुए कहता है, सोचा नहीं था कि मैं इतनी दूर तक जिंदा पहुंच पाऊंगा। फिर वो अपने सफर की कुछ डरावनी और थकाने वाली कहानियां सुनाता है। जवाब में जॉन भी एक हिस्सा सुनाता है। एक लड़का मेरी गाड़ी से खाना चुराने आया था। इतना बीमार था कि उल्टियां करते करते पूरी गाड़ी गंदी कर दी। मुझसे कह रहा था, मुझे खत्म कर दो। कैलेब पूछता है, क्या तुमने उसे मार दिया? जॉन सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मैंने उसे जाने दिया। वो सड़क के किनारे ही मर गया होगा। कैलेब आगे बताता है कि उसके साथी असल में उसे छोड़कर नहीं गए थे। जब एक आदमी ने बाहर निकलने की कोशिश की तो सब डर गए कि कहीं रेडिएशन अंदर ना आ जाए। बात इतनी बढ़ गई कि उस आदमी ने गुस्से में सबको मार डाला और आखिर में खुद भी मर गया। ऐना ये सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है और कहती है, माफ करना, बहुत बुरा हुआ। बाद में ऐना कैलेब को घर का पूरा टूर कराती है। ये बात जॉन को अच्छी नहीं लगती। मौका मिलते ही वो उससे बहस करने लगता है। वो कहता है कि वो एक अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकती है। ऐना जवाब देती है, तुम्हें पता भी है अपना पूरा परिवार खो देना क्या होता है और उसके बाद अकेले जिंदा रहना कितना मुश्किल होता है। ये सुनकर जॉन टूट जाता है। वो झुककर सच कबूल करता है, मैंने उस लड़के को मारा था। बहुत समय बाद जॉन और कैलेब शिकार पर निकलते हैं। रास्ते में दोनों बात करते हैं कि कभी किसी रेडियो ट्रांसमिशन में सुना था कि साउथ की तरफ कहीं लोगों की एक कम्युनिटी हो सकती है। कैलेब वहीं जाना चाहता है, लेकिन जॉन को यकीन नहीं होता कि अब भी कहीं कोई लोग जिंदा बचे होंगे। तभी उन्हें एक बड़ा टर्की दिखाई देता है। कैलेब हंसते हुए बोल देता है, जो पहले मारेगा ऐना उसी की। ये सुनकर जॉन चिढ़ जाता है, लेकिन कैलेब तुरंत हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूं, तुम तो सीरियस हो गए। दोनों टर्की का पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान जॉन उसे अपने वाटर व्हील वाले आइडिया के बारे में बताता है और ये भी कि वो इसे क्यों नहीं बना पा रहा। आखिरकार टर्की जॉन की गोली से गिर जाता है। रात को डिनर में टर्की पकता है। खाते खाते कैलेब फिर से वाटर व्हील की बात छेड़ देता है, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। वो सोचने लगता है कि लकड़ी और कहाँ से मिल सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि उनके पास पेड़ काटने के औजार नहीं हैं और जो भी सुरक्षित ढांचे बचे हैं वो या तो पत्थर के हैं या मेटल के। फिर कैलेब साफ कह देता है, चैपल ही एक रास्ता है। ऐना के लिए ये बात मानना आसान नहीं होता, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि उसे हामी भरनी पड़ती है। अगले दिन तीनों मिलकर चैपल तोड़ना शुरू करते हैं। काम के दौरान ऐना और कैलेब की नजरें बार बार मिलती हैं और जॉन ये सब देख रहा होता है। आने वाले कुछ दिनों तक तीनों साथ मिलकर जॉन की गाइडेंस में वाटर व्हील बनाते हैं, लेकिन जॉन को अब ये सिर्फ नजरें नहीं लगती। उसे साफ महसूस होने लगा है कि ऐना और कैलेब के बीच फ्लर्टिंग होने लगी है। एक दिन तीनों पुराने खंभों से केबल निकालने जाते हैं ताकि जनरेटर का कनेक्शन पूरा हो सके। उसी दौरान ऐना अकेली चैपल के बचे हिस्सों के पास चली जाती है। वहां उसे अपने पिता की बातें, उनकी प्रार्थनाएं और पुरानी यादें याद आती हैं। तभी कैलेब उसके पास आता है और कहता है, चलो थोड़ा टहलते हैं। चलते हुए वो बताता है कि उसके पिता भी कभी पादरी बनना चाहते थे, लेकिन बाद में शराब और औरतों के पीछे सब छोड़ दिया। मैं सालों तक चर्च नहीं गया, लेकिन मेरा यकीन कभी नहीं टूटा। शायद यही विश्वास है जो हमें जिंदा रखे हुए है। शायद इसी वजह से हम दोबारा शुरुआत करने के लिए चुने गए हैं। ऐना को पहली बार लगता है कि कोई उसे समझता है, क्योंकि जॉन किसी भगवान या अंधविश्वास को नहीं मानता।
जब दोनों वापस लौटते हैं तो जॉन उन्हें साथ देखता है और उसकी आंखों में जलन साफ दिखती है। रात को जॉन एना से कहता है, शायद तुम्हें केलेब के साथ होना चाहिए। एना पूछती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जॉन जवाब देता है, क्योंकि शायद तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही हो जो तुम्हें खुलकर जीने दे, और मैं वो इंसान नहीं हूं। एना की आंखें भर आती है। उसे समझ नहीं आता कि जॉन अचानक उसे खुद से दूर क्यों कर रहा है, लेकिन जॉन बस कहता है, सब ठीक है, और फिर आगे कहता है, वैसे भी तुम दोनों गोरे हो, सब कुछ मैच होता है। वक्त गुजरता है और वो लोग वाटर व्हील पर काम करने लगते हैं। पहले हिस्से को इंस्टॉल करना होता है। केलेब रेडिएशन सूट पहनकर पानी में उतरता है और काम करता है। आखिरकार उनकी मेहनत सफल होती है। रात को जश्न होता है। वाइन, म्यूजिक और ताश का खेल चलता है। फिर तीनों तालाब में कूद जाते हैं और बोतल ढूंढने का खेल शुरू होता है। लेकिन जॉन को लगने लगता है कि इस सब में उसकी जगह कम होती जा रही है। एना और केलेब की नज़दीकियां उसे अकेला कर देती हैं। अब जॉन एना से कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। एना कोई जवाब नहीं देती। घर पहुंचकर एना जॉन के बिस्तर में जाती है, लेकिन जॉन इतना पी चुका होता है कि तुरंत सो जाता है। एना अब थक चुकी होती है, इंतजार से, जॉन की उदासी से और उसकी शराब की आदत से। वो उठती है और सीधे बाथरूम में चली जाती है, जहां केलेब होता है। इस बार दोनों की नज़दीकियों में कोई दूरी नहीं रहती। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर केलेब एना के सिर पर हाथ रखता है। एना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसके बाद जॉन और केलेब तय करते हैं कि एना के बिना ही काम पूरा करेंगे। फिर भी उनकी बातचीत उसी को लेकर होती रहती है। जॉन कहता है, वो मेरे लिए स्पेशल है। केलेब कहता है, तुम तो शायद यही सोचते होगे कि काश मैं यहां कभी आया ही ना होता। जॉन जवाब देता है, नहीं, ऐसा नहीं है। शायद तुम न होते तो ये व्हील कभी पूरा ही नहीं होता। केलेब हंसकर कहता है, बात मत बदलो, तुम्हें शायद जलन तो होती ही होगी जब मैं एना के करीब जाता हूं। केलेब साफ कह देता है कि वो यहां से जाना नहीं चाहता और शायद यही रुक जाए। दोपहर में केलेब फिर से रेडिएशन सूट पहनता है और वाटर व्हील का आखिरी हिस्सा लगाने के लिए रेडिएटेड के हिस्से में उतरता है। कुछ देर की मेहनत के बाद व्हील चलने लगता है। काम पूरा होते ही केलेब ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। जॉन तुरंत रस्सी खींचता है और उसे गिरने से बचा लेता है। केलेब जैसे ही ऊपर पहुंचता है, फिर से फिसलता है। जॉन रस्सी पकड़े खड़ा रहता है। एक पल के लिए उसके दिमाग में आता है कि क्या उसे छोड़ देना चाहिए। यहीं सीन कट होता है। कुछ समय बाद जॉन अकेला फार्म लौट आता है। एना उससे माफी मांगने आती है, लेकिन जॉन उसे रोककर कह देता है, केलेब चला गया है साउथ की कम्युनिटी को ढूंढने। एना को यकीन नहीं होता। वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन जंगल में कितना भी ढूंढ ले, केलेब कहीं नहीं मिलता। इधर जॉन जनरेटर का आखिरी वायर कनेक्शन भी पूरा कर देता है और फार्म में पहली बार बिजली जल उठती है। जब एना वापस लौटती है तो देखती है कि जॉन ने ऑर्गन अब फार्म की बाड़े में रख दिया है। वो वहां जाकर बैठती है और बजाना शुरू कर देती है। वो जॉन को अब उस नज़र से नहीं देखती जैसे पहले देखती थी। एना को मन ही मन में यकीन है कि जॉन ने केलेब को शायद पहाड़ी से धक्का दे दिया है, और उसकी खामोशी और बिहेवियर से भी यही लगता है, और यही मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।